अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने एक दोस्त से मिला एंड काफी बचपन का दोस्त था वो एंड हाल ही में उसका प्रमोशन हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि यार अब तो तू काफी अच्छा खासा कमाता है, तू पैसा इन्वेस्ट कहाँ करता है। तो उसने बोला कि भाई इन्वेस्टिंग का तो मेरे आगे नाम ही मत ले। कुछ दिनों पहले मैंने दोस्तों की बातों में आके पैसा निवेश किया था। उन्होंने बोला कि ये स्टॉक्स काफी अच्छे हैं, कंपनी में काफी ग्रोथ है। और उसके बाद जिन स्टॉक्स में पैसा निवेश किया था वो 30 से 40% नीचे आ गए। तो क्या फायदा हुआ ऐसी इन्वेस्टिंग का, मेरा तो उल्टा लॉस हो गया। तो मैंने बोला तो फिर तू अब करता क्या है पैसे का। तो उसने बताया कि अब मैं पैसा जो मेरा है या तो मैं किसी एफडी में पैसा लगा देता हूँ या मैं उसको उधार दे देता हूँ जिसको उधार की जरूरत होती है और वो मुझे ब्याज दे देता है। तो मैंने बोला भाई इसमें तो और भी ज्यादा रिस्क है, कल को वो अगर तेरा पैसा लौटाएगा ही नहीं तो फिर उसने बोला कि यार तो फिर पैसा निवेश करूं कहाँ, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर रिस्क भी कम हो और पैसा निवेश भी हो जाए। तो मैंने उसे बोला कि यार तुझे ईटीएफ के बारे में नहीं पता। एंड उसने बोला नहीं मुझे नहीं पता। सो ये वीडियो आज उसके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईटीएफ में निवेश करने के फायदे क्या क्या होते हैं, क्योंकि लोगों को इसके फायदे ही नहीं पता पहले तो। उसके बाद आपको बताऊंगा कि अगर आपको ईटीएफ में पैसा निवेश भी करना है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एंड उसके बाद आपको वीडियो के लास्ट में मैं वो सारे ईटीएफ बताऊंगा कि अगर आपको किसी इंडेक्स में पैसा निवेश करना है तो आपको कौन सी ईटीएफ में पैसा निवेश करना चाहिए, अगर आपको किसी सेक्टर में निवेश करना है तो उसके लिए कौन सी ईटीएफ है। एंड अगर आपकी कोई स्पेसिफिक जरूरत है, आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा निवेश करना है 5 महीने के लिए या 1 साल के लिए, तो उस केस में भी आपके पास ऐसे कौन से ईटीएफ अवेलेबल हैं जहां पर आप अपना पैसा निवेश कर सकते हो। देखते रहिए। दोस्तों मेरा नाम है पीयूष। इस चैनल पर मैं अपनी हर छोटी बड़ी फाइनेंशियल लर्निंग्स आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिले तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री है, लेकिन एक क्रिएटर के तौर पर मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए इसके फायदे जानते हैं। तो सबसे पहला फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। जब भी आप किसी ईटीएफ में पैसा निवेश करते हो, चाहे आपने उसका 1 यूनिट खरीदा है, तो उस 1 यूनिट में भी आपका पैसा उन सारी कंपनीज में डिवाइड हो जाता है जितनी कंपनी उस ईटीएफ के अंडरलाइन एसेट में है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी निफ्टी 50 के ईटीएफ में पैसा निवेश किया एंड उसके 1 यूनिट का प्राइस है 100 रुपये। तो आपने उसका 1 यूनिट खरीदा, तो अब जो आपका 100 रुपये है वो 50 कंपनीज में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उस निफ्टी 50 में 50 कंपनीज हैं। एंड डाइवर्सिफाई कैसे होगा, सब में 2-2 रुपये थोड़ी लगेंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन उसका इस तरीके से होगा कि जितनी वेटेज एक कंपनी की उस निफ्टी 50 में है उतनी ही वेटेज के अकॉर्डिंग वो पैसा आपका डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज है आपकी एचडीएफसी बैंक की, जो शायद तकरीबन 15 या 20% है। तो आपके केस में आप 100 रुपये में से 20 रुपये चले जाएंगे उस एचडीएफसी बैंक में। एंड अगर रिलायंस की वेटेज है 9% की, तो अब 100 रुपये में से 9 रुपये चले जाएंगे रिलायंस में। तो इस तरीके से आपका पैसा उन सारी कंपनीज में डिवाइड होकर अच्छे से इन्वेस्ट हो जाता है। दूसरा फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो अगर म्यूचुअल फंड में आप ये डाइवर्सिफिकेशन ढूंढने जाओगे तो वहां पर आपको क्लोजिंग एनएवी मिलती है। क्लोजिंग एनएवी का मतलब क्या है कि अगर आपने उनको आज पैसा दे दिया निवेश करने के लिए, लेकिन वो आपको जो यूनिट मिलेंगे उनकी जो प्राइस होगी वो आपको कल की मिलेगी, क्योंकि उनका कहना यह है कि भाई आज आपने पैसा दिया है, इसको हम डे के एंड में निवेश करते हैं, तो इसकी वजह से आपको करंट एनएवी नहीं मिल सकती। लेकिन ईटीएफ में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आपको करंट एनएवी मिलती है, और आपको अगर पैसा निकालना भी है, आपको जब भी पैसे की जरूरत हो तो अगले दिन पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन आपको अगर म्यूचुअल फंड में ये पैसा निकालना है तो आप आज रिक्वेस्ट डालोगे तो कल या परसों तक, कभी कभी तो 4-5 दिन लग जाते हैं वो पैसा आपके बैंक अकाउंट तक आने में। तो इसकी वजह से सबसे अच्छा फायदा इसका ये है कि इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तीसरा फायदा है रियल प्राइस का, एंड मैं इसका काफी ज्यादा यूज करता हूँ। तो जब भी मार्केट गिरता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी दिन 3% का निफ्टी में फॉल आ गया, तो अब अगर आप म्यूचुअल फंड में इसको खरीदने जाओगे निफ्टी 50 के किसी भी इंडेक्स फंड को, तो वहां पर आपको कल की एनएवी मिलेगी। एंड कल हो सकता है मार्केट रिकवर कर जाए, तो उस केस में मेरे को जो अपॉर्चुनिटी थी मैं तो उसका फायदा ही नहीं ले पाया। लेकिन ईटीएफ में आप वो फायदा ले सकते हो, क्योंकि ईटीएफ ना मार्केट आवर्स में ट्रेड होता है। तो जिस तरीके से निफ्टी 50 का प्राइस गिरेगा उसी के अकॉर्डिंग इसके ईटीएफ का भी प्राइस गिरेगा। तो उस ईटीएफ को मैं उस गिरते हुए प्राइस पर खरीद सकता हूं, यानी कि मैं उसे सस्ते भाव पर खरीद सकता हूं, उस अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब कर सकता हूं। लेकिन ये चीज इंडेक्स फंड में नहीं हो सकती, क्योंकि आपको कल की एनएवी मिलेगी। अगला फायदा और भी अच्छा है और ये काफी इंटरेस्टिंग है, और खास करके बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है। इसमें आप किसी सेक्टर पे बेट ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस टाइम पर ईवी सेक्टर काफी अच्छा लगता है कि भाई ईवी में, मतलब ईवी कोई सेक्टर नहीं हो सकता, ये पूरी इंडस्ट्री है, इसमें काफी सारी कंपनीज आती हैं। लेकिन आपको ईवी पर बेट लेनी है कि इंडिया में आगे आने वाले टाइम में ईवी में काफी ग्रोथ है, काफी सारे लोग ईवी पर स्विच करेंगे। तो उस केस में अब आप ईवी में अगर पैसा निवेश करना चाहते हो, तो अगर आप खुद से कंपनीज देखने जाओगे
तो वहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज भी हैं। वहाँ पर आपको अमारा राजा बैटरी मिलेगी या एक्साइड इंडस्ट्री मिलेगी, एंड इससे भी रिलेटेड काफ़ी सारी केमिकल कंपनीज भी आएंगी उसमें, एंड काफ़ी सारी व्हीकल कंपनीज भी आएंगी। लेकिन वहाँ पर आप रिस्क कितना ज़्यादा ले लोगे, क्योंकि अगर आपने किसी एक कंपनी में पैसा निवेश किया और हो सकता है उसको ग्रोथ नहीं हुई, उसका बिजनेस ठप हो गया, या उस पर डेट काफ़ी ज़्यादा हो गया, या उसमें कोई फ्रॉड हो गया, होता भी है ऐसा, तो उस केस में आपका तो पैसा डूब जाएगा। ईटीएफ में फायदा ये है कि आप किसी एक सेक्टर पर डायरेक्ट बेट ले सकते हो, उसमें आपका पैसा सारी कंपनीज में डिवाइड हो जाता है, किसी एक कंपनी पर आपका पैसा डिपेंड नहीं होता। तो अगर आप बिगिनर हो, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको सेक्टर की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो आपको आईटी की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। एंड इस टाइम पर जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आईटी इंडेक्स बुरे तरीके से पिटा हुआ है, आईटी सेक्टर की बहुत ही ज़्यादा बैंड बजी हुई है। और अगर आपको इसकी नॉलेज है कि नहीं, आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप किसी एक कंपनी पर रिलाय नहीं करना चाहते, तो उस केस में आप आईटी सेक्टर पर बेट ले सकते हो उसका ईटीएफ खरीद के। तो यहां पर आपकी रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो गई, और आपको जो बेट लेनी थी किसी सेक्टर पे, आप वो भी ले सकते हो। अगला फायदा है इसका मार्जिन का। अब ये इन्वेस्टर्स के लिए तो इतना ज्यादा बेनिफिशियल है नहीं, लेकिन जो ट्रेड करते हैं मुझ जैसे के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है। उसमें बेनिफिट ये है कि जो ETF होते हैं इनमें हेयर कट कम लगता है, यानी कि अगर आप किसी स्टॉक को गिरवी रखने जाओगे, उसको प्लेज करने जाओगे ब्रोकर के पास, तो उसमें हेयर कट काफ़ी ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आप ETF को प्लेज करने जाओगे किसी भी ब्रोकर के पास, तो उसमें हेयर कट कम लगता है, 10 या 20% हेयर कट में आपको मार्जिन मिल जाता है। इसको मैं अगर आपको समझाऊं, तो अगर मेरे पास 1 लाख रुपए के निफ्टी 50 के ETF है, तो उस केस में 80,000 रुपये मुझे मार्जिन मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए, यानी कि 80,000 रुपये मुझे ब्रोकर दे देगा। अगर मैं निफ्टी 50 के जो मेरे ETF हैं, क्योंकि मुझे वो बेचने नहीं है, मैं उनको गिरवी रख सकता हूँ ब्रोकर के पास, तो उस 80,000 रुपये से मैं ट्रेड कर सकता हूँ, एंड उस 80,000 रुपये पर मुझे कोई भी ब्याज नहीं देना। तो ये थे ETF में निवेश करने के कुछ बेनिफिट। अब हम जानते हैं कि जब आप ETF में पैसा निवेश करते हो, तो उस केस में आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो का, जिस पर आपको काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखो, एक चीज मैं क्लियर करूं कि म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में ऑलरेडी ETF का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफी कम होता है। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ETF में जब आप पैसा निवेश करते हो तो आप डायरेक्ट एक्सचेंज से यूनिट्स खरीदते हो, यानी NSE और BSE से। एंड जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हो तो वहां पर आप जो यूनिट्स खरीदते हो वो डायरेक्ट AMC से खरीदते हो। एंड जब आप इन्हें बेचते हो म्यूचुअल फंड में, तो AMC को वो शेयर सेल करके आपको पैसे देने होते हैं, तो उसको जो सेल करने में जो कॉस्ट आता है वो आपको देनी पड़ती है एक तरीके से। तो वहां पर वो आपके जो एक्सपेंस रेशियो वो इसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि AMC को कैश कैरी करके रखना पड़ता है, क्योंकि लोग अगर पैसा विड्रॉ करेंगे, उसमें से निकालेंगे, तो उनको कैश कैरी करके रखना पड़ता है उनको पैसा देने के लिए। लेकिन जब आप ETF में आते हो तो ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर आपको खुद से ही बाय करना है, खुद से ही सेल करना है। म्यूचुअल फंड हाउस ने तो एक बार जो उनके यूनिट्स है वो निकाल के मार्केट में सेल कर दिए, अब वो लोगों के पास हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या कैश भी उन्हें कैरी नहीं करना पड़ता, इसकी वजह से उनका एक्सपेंस रेशियो ETF का ऑलरेडी काफ़ी कम होता है। लेकिन जब आप ETF में पैसा निवेश करने जाते हो तो उसमें और भी ETF होते हैं उस कैटेगरी के, आपको उनसे उनका एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करना है। इसको मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, आप मेरे स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर सारे ETF की लिस्ट है निफ्टी 50 के, जो भी जितने भी ETF हैं, एंड यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो दिख रहा है। एक्सपेंस रेशियो होता क्या है? एक्सपेंस रेशियो एक तरीके से फीस होती है, क्योंकि ये आपका पैसा निवेश कर रहे हैं तो ये फीस आपसे लेते हैं। ये फीस आपकी जितनी कम होगी उतना ही आपके रिटर्न्स अच्छे आएंगे, एंड ये आपके रिटर्न्स में से ही फीस जाती है। एक तरीके आपको दिखेगा नहीं कि कितनी फीस जा रही है, लेकिन आप जो पैसा निवेश करते हो उसमें से ही जाती है, एंड ये हर साल जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार ये फीस जाती है। अगर आप पैसा निवेश नहीं भी करोगे, आपने ETF को होल्ड करके रखा है, तब भी ये जो फीस होती है ये आपसे जाती रहती है। तो यहाँ पर सारी ETF की लिस्ट है, यहाँ पर उनका एक्सपेंस रेशियो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है वो है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF का। यहाँ से आप भी फिल्टर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो उसके बाद एक्सपेंस रेशियो जो कम है वो है कोटक निफ्टी 50 ETF का। तो 0.02% बहुत कम है जो है ICICI का। अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक्सपेंस रेशियो अब जितना नीचे जाते जा रहे हो, 0.02 से 0.04% हो जाता है, फिर 0.05% हो जाता है, फिर 0.06% होता है, फिर 0.07% हो रहा है, एंड 0.08% तक 9% तक हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि कहां पर तो 0.02% है एंड कहां पर आपका 0.09% है। कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया है इनमें। तो अब ये कुछ अलग से नहीं कर रहे जो एक्सपेंस रेशियो आपसे ज्यादा ले रहे हैं,
ये भी उसी तरीके से पैसा निवेश कर रहे हैं जिस तरीके से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF में निवेश हो रहा है। तो एक्सपेंस रेशियो के नजरिए से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF यहाँ पर क्लियर विनर है, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो सारे ETF में सबसे कम है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर आईसीआईसीआई के ETF को प्रमोट करने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ यहाँ पर जो डेटा है मैं वो बता रहा हूँ। आपकी मर्जी, आपको निवेश करना है तो करिए, वरना मत करिए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF का। तो जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही आपके रिटर्न बेटर आएंगे। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक ही क्वालिटी का पनीर है जो दो दुकानों पर मिल रहा है, एंड एक दुकान आपको दे रही है 100 रुपए का एंड एक दुकान आपको दे रही है 102 रुपए का। तो आपको वो जब 100 रुपए में मिल रहा है तो आप 102 रुपए वाले पर क्यों जा रहे हो? तो इसकी वजह से हमेशा जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा उसी ETF को आप प्रेफर करिए इन्वेस्टिंग के लिए। दूसरा पॉइंट है AUM और लिक्विडिटी का। अब AUM क्या होता है? AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि जिस ETF में आप पैसा निवेश कर रहे हो उनके अंडर में कितना एसेट है उसको मैनेज किया जा रहा है। इस अमाउंट से ये पता लगता है कि इस ETF में लोगों का कितना पैसा लगा हुआ है। सिंपल है, ये जितना ज़्यादा ऊंचा अमाउंट होगा, यानी जितना ज़्यादा अमाउंट होगा, ये AUM जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उससे आपको ये पता लगता है कि लोगों का इस फंड हाउस पर कितना भरोसा है। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी यानी कि वहाँ पर कितने खरीदने और बेचने वाले लोग आ रहे हैं। इसे एक एग्जांपल से इसलिए समझिए कि अगर आप किसी ETF में पैसा निवेश करते हो तो आप 1-2 महीने के लिए नहीं करते हो, आप उसे सालों तक कैरी करते हो। खास करके अगर आप निफ्टी 50 की बात करो, क्योंकि लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा निवेश करते हैं। उस केस में अगर आप इसमें पैसा निवेश करते गए और एक टाइम पर आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हो गया 10 लाख या 20 लाख रुपए का। अब अगर उस ETF में लिक्विडिटी कम है तो आप जब इसे सेल करने जाओगे आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, एंड आप चाहते हो कि भाई 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए मुझे निकालने आज के आज ही। तो जब वहां पर इतने बायर्स ही नहीं होंगे तो फिर आप उन यूनिट्स को सेल किसे करोगे? उन्हें खरीदेगा कौन? इसकी वजह से अगर जिस ETF में आपको लिक्विडिटी अच्छी मिलती है, उसकी लिक्विडिटी हाई है, तो वहां पर आपको एग्जिट तुरंत मिल जाता है। आप 10 लाख रुपए का भी अपना सेल का ऑर्डर लगाओगे तो वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, वहां पर आपको स्लीपेज फेस करना नहीं पड़ेगा। तो हमेशा आपको दो चीजें याद रखनी है कि उसका AUM जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है और उसकी लिक्विडिटी हाई हो। ये दिखता कैसे, मैं आपको वो स्क्रीन पर बताता हूँ। तो ये लिखा हुआ है AUM, यहाँ पर ये करोड़ में है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर इसको मैं फिल्टर करता हूँ तो सबसे ज्यादा जो AUM है वो है SBI ETF निफ्टी का, यानी कि SBI का जो निफ्टी 50 का ETF है उसका AUM काफ़ी ज़्यादा है। एंड उसी के अगर आप बगल में देखोगे तो वहाँ पर आपको लिक्विडिटी दिखता है, तो लिक्विडिटी भी इनकी हाई है। तो इस केस में जो सारे जो लिक्विडिटी हाई है इनको आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इनमें आपको एग्जिट आराम से मिल जाएगा। एंड AUM भी इनका काफ़ी अच्छा खासा है, एंड इसमें आप टॉप 5 तक आराम से अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगला पॉइंट है ओवरलैप रिस्क का। अब ओवरलैप क्या होता है? ओवरलैप यानी कि ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल 2 ETF में पैसा निवेश करते हो, तो अब अगर आपने 2 ETF में पैसा निवेश किया है तो आपको ये भी चीज़ देखनी है कि क्या उन दोनों की कंपनीज मैच होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे आपको निफ्टी 50 के और बैंक निफ्टी के एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपने निफ्टी 50 का ETF कोई खरीदा है एंड आपने बैंक निफ्टी का भी कोई ETF खरीद लिया, जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है बैंक 20, तो अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि निफ्टी 50 में ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। एंड अगर आपने बैंक 20 या बैंक निफ्टी का भी कोई ETF खरीद लिया है तो उस केस में आप कर क्या रहे हो? आप अपने पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा वेटेज दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को। तो आप बेफिजूल में ही 2 ETF कैरी कर रहे हो और फालतू का 2 जगह एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो। जबकि आप निफ्टी 50 में जब आप अपना पैसा निवेश कर रहे हो तो वहां पर ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर को काफी ज्यादा वेटेज दी गई है। निफ्टी 50 में बैंकिंग सेक्टर की 20 से 30% वेटेज है। तो अगर आप निफ्टी 50 में पैसा निवेश कर रहे हो तो आपको बैंक निफ्टी में पैसा निवेश करने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आपका काफी ज्यादा ही मन है बैंकिंग सेक्टर पर बैठ लेने का। एंड ओवरलैप में आप एक रूल हमेशा याद रखो कि अगर ओवरलैपिंग 10-20% तक होती है तब तक तो वो ठीक है, लेकिन अगर 40% या 60% तक आपका ओवरलैपिंग हो रहा है तो वो कोई सेंस नहीं बनाता। अगला पॉइंट है ट्रैकिंग एरर का। लोग एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं, AUM देख लेते हैं और लिक्विडिटी भी देख लेते हैं, लेकिन ट्रैकिंग एरर का तो लोगों को पता ही नहीं है कि ये आपको क्या दिखाता है। ट्रैकिंग एरर इसका नाम है, यानी कि ट्रैक करने में जो एरर आ रहा है ये चीज़ होती है। इसे आप इस तरीके से समझिए कि ETF आपका फॉलो तो करेगा निफ्टी 50 को। अगर आपने निफ्टी 50 के ETF में निवेश किया है, देखो मैं बार बार निफ्टी 50 का ही एग्जांपल ले रहा हूँ तो आप वो समझ लेना, ठीक है। तो अगर ETF उसे ट्रैक करने में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी करता है, ये होता है नंबर ट्रैकिंग एरर, यानी कि कितना इसमें ट्रैकिंग एरर आ रहा है। आप मेरी स्क्रीन पर देखो, यहाँ पर आपको जो एक्सपेंस रेशियो के बगल से ट्रैकिंग एरर दिख रहा है, ये आपको ये दर्शाता है कि इस ETF को निफ्टी 50 को ट्रैक करने में कितना एरर आ रहा है। ये जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही आपके रिटर्न निफ्टी 50 के सिमिलर आएंगे। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान देनी है, आपका ट्रैकिंग एरर हमेशा कम होना चाहिए, आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में भी आप टॉप 5 तक देख सकते हो, इनके जो ट्रैकिंग एरर है ये
काफी हद तक सिमिलर हैं, किसी का ज्यादा नहीं है। तो ट्रैकिंग एरर जरूरी इसलिए भी होता है क्योंकि ये अगर आपने ज्यादा देख लिया, आपका किसी का ट्रैकिंग एरर ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में जो निफ्टी 50 के साथ जो आपका ETF चल रहा है ढंग से अलाइन नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से जितना ज्यादा ट्रैकिंग एरर कम होगा, आपके रिटर्न निफ्टी 50 के काफी सिमिलर होंगे। तो अब अगर मैं निफ्टी 50 के केस में बात करूं, अब आप उसमें लिक्विडिटी रख लीजिए, AUM का साइज रख लीजिए, आप एक्सपेंस रेशियो रख लीजिए और आप ट्रैकिंग एरर भी रख लीजिए। तो उन सारे केस में मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ICICI का जो ETF है वो विनर निकल कर आता है, क्लियरली विनर है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, AUM भी काफी अच्छा है, लिक्विडिटी भी काफी अच्छी है और इसका ट्रैकिंग एरर भी बराबर है, यानी कि जो बाकी के हैं उनके आसपास ही है, कोई ज्यादा नहीं है। आपका मन है तो निवेश करिए, मैं यहाँ पर इसका कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगला पॉइंट है सेक्टर और थीमेटिक ETF। जब लोगों को ये पता लगता है ना कि मैं सेक्टर में भी निवेश कर सकता हूँ ETF के थ्रू, तो लोग ना काफी ज्यादा सेक्टर में निवेश करने लग जाते हैं और थीम में, किसी भी थीम में निवेश करने लग जाते हैं। अब वहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आपको एक चीज ध्यान देनी चाहिए कि सेक्टर का ETF काफी ज्यादा नीचे आ सकता है। जैसे इस टाइम पर आप IT इंडेक्स को देख लो और IT के जितने भी सारे ETF है उनकी बैंड बजी हुई है, काफी नीचे है वो, 40-50% तक का डाउनफॉल किसी भी सेक्टर की ETF में आ सकता है। लेकिन अगर आप ब्रॉड इंडेक्स के किसी ETF में निवेश करते हो, फॉर एग्जांपल आप निफ्टी 50 में भी निवेश करते हो, तो उसका 40 से 50% नीचे आना बहुत ही रेयर चांस है। मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा कुछ देश में तबाही हो जाएगी, उसी केस में ऐसा हो सकता है। तो आपको किसी भी एक सेक्टर को इतना ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए। तो अगर आपको किसी भी एक सेक्टर पर काफी ज्यादा भरोसा है और आपको काफी ज्यादा उस पर कॉन्फिडेंस है, तो ही आप उस सेक्टर पर ज्यादा बैठ लीजिए, अदरवाइज आपको ब्रॉड इंडेक्स ETF पर काफी ज्यादा फोकस करना चाहिए। देखो एक चीज याद रखो, मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूं, मेरा मेन मोटिव है आपके पैसे को प्रोटेक्ट करना। मैं आपको रोक नहीं रहा कि आप इस तरीके से पैसा निवेश नहीं करिए, इस तरीके से नहीं करिए। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप सिर्फ एक अभी बिगिनर हो, तो मैं उस तरीके से आपको गाइड कर रहा हूं कि यहां पर जाओगे तो आपको काफी ज्यादा रिस्क का सामना करना पड़ेगा, आप अपने पैसे को रिस्क में डाल रहे हो, दैट्स इट। अदरवाइज आपका जैसे भी मन है उस तरीके से आप अपना पैसा निवेश कर सकते हो। तो अब बात करते हैं ETF लिस्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो चीजें क्लियर करना चाहता हूं। पहली चीज ये है कि जो ETF मैंने इस लिस्ट में शामिल किए हैं, इसको आपको फाइनल रिकमेंडेशन नहीं समझ लेना है। आप अपनी खुद से रिसर्च करिए, उसके बाद ही अपना पैसा निवेश करिए। दूसरी चीज ये है कि जो भी मैंने इस लिस्ट में ETF शामिल किए हैं, इसके अलावा भी किसी भी इंडेक्स के ETF हो सकते हैं, लेकिन मुझे जितने भी मिले और जिन्हें ऐड करना मुझे सही लगा वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो सबसे पहले ब्रॉड इंडेक्स ETF के बारे में बात करते हैं। तो पहले है निफ्टी 50 के लिए, यहाँ पर दो ETF है, निफ्टी 20 या निफ्टी IETF। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए भी दो ETF हैं, जूनियर 20 या नेक्स्ट 50। निफ्टी मिड कैप 150 के लिए भी दो ETF हैं, मिड 150 20 और मिड कैप IETF। अब निफ्टी स्मॉल कैप 250 के लिए भी दो ETF हैं, मो स्मॉल 250 और HDFC SML 250। अब बात करते हैं सेक्टर ETF और थीमेटिक ETF के बारे में। बैंकिंग सेक्टर के लिए ETF है बैंक 20 और बैंक निफ्टी 1। फार्मा सेक्टर के लिए एक ही ETF है, फार्मा 20। FMCG सेक्टर के लिए है FMCG IETF। IT सेक्टर के लिए दो ETF हैं, IT 20 या ITI ETF। ऑटो सेक्टर के लिए दो ETF हैं, ऑटो 20 या ऑटो IETF। EV सेक्टर के लिए भी दो ETF हैं, EV इंडिया और ग्रो EV। डिफेंस सेक्टर के लिए भी दो ETF हैं, मो डिफेंस या ग्रो डिफेंस। अगर आप फार्मा के साथ पूरे हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश करना चाहते हो तो वहां पर है एक्सिस HC ETF। अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश करना चाहते हो लेकिन बैंक के बिना, तो वहां पर ETF है फिन IETF। अगर आप मेटल सेक्टर में निवेश करना चाहते हो तो वहां पर है मेटल और मेटल IETF। अगर आप इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना चाहते हो तो वहां पर है इंफ्रा 20। अगर आप प्राइवेट बैंक को छोड़कर PSU बैंक में निवेश करना चाहते हो तो वहां पर है PSU बैंक 20। अब अगर आप गोल्ड में पैसा निवेश करना चाहते हो तो वहां पर है गोल्ड 20 या गोल्ड केस। और अगर आप सिल्वर में पैसा निवेश करना चाहते हो तो वहां पर है सिल्वर 20 या सिल्वर केस। अब लास्ट ETF जो आपकी जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास एक पैसा ऐसा होता है जिसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है 2 महीने बाद जरूरत पड़े या 4 महीने बाद जरूरत पड़े, लेकिन उस पैसे पर हम रिस्क लेना नहीं चाहते। तो उस केस में आप उस पैसे को लिक्विड केस में निवेश कर सकते हो। लिक्विड केस में आपको फिक्स रेट पर रिटर्न मिलता है। ये FD से काफी बेटर ऑप्शन होता है क्योंकि यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो इसकी NAV नीचे नहीं जाती, धीरे धीरे करके ऊपर जाती है। इसमें आपको फिक्स रेट पर रिटर्न मिलता है जो 6 से 7% के बीच में हो सकता है। लेकिन आपको लिक्विड केस में पैसा निवेश नहीं करना। अगर आपको दूसरा ऑप्शन देखना है तो उस केस में आप लिक्विड 20 में पैसा निवेश कर सकते हो। इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि लिक्विड 20 में अगर आप पैसा निवेश करते हो तो इसकी प्राइस एक ही रहती है, 1000 रुपए से ऊपर नीचे नहीं होती इसकी प्राइस। इसके यूनिट्स धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, आधा यूनिट या छोटा यूनिट, जिस भी अकॉर्डिंग बढ़ेगा उतना आपको यूनिट बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आप लिक्विड केस में पैसा निवेश करते हो तो इसमें आपके यूनिट्स नहीं बढ़ते, इसमें
यूनिट का प्राइस बढ़ता रहता है। इस वजह से मुझे लिक्विड केस ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगता है, मैं लिक्विड केस का यूज़ करता हूँ। आपका जो भी मन हो आप यूज़ कर सकते हो। तो अब आपको ETF की लिस्ट तो मिल गई है, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी एक सेक्टर में आपको अपना ज़्यादा पैसा निवेश नहीं करना है। आपको 60 से 70% अपना पैसा ब्रॉड इंडेक्स की ETF में निवेश करना है एंड 20 से 30% पैसा आप अपना सेक्टोरल या किसी भी थीमेटिक ETF में निवेश कर सकते हो। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूं। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।